वेलकम इन द क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने HSC इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा था और आज भी HSC इंडक्शन ट्रेनिंग के जो रिमेंस पार्ट्स है उसको पढ़ेंगे। HSC इंडक्शन ट्रेनिंग थोड़ा सा लंबा है और हमने 2 पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज का तीसरा पार्ट है और तीसरा क्लास है। और अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों के पास क्वेश्चन था, उसका सॉल्व किया गया। और आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो HSC इंडक्शन ट्रेनिंग से रिलेटेड या किसी भी सेफ्टी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। HSC इंडक्शन ट्रेनिंग के तीसरे पार्ट्स में हम देखेंगे बैरिकेड सिस्टम। कंपनी के अंदर किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी वर्क साइट के पास एक बैरिकेड सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि किसी भी एरिया में हम वर्क कर रहे हैं तो उस हजारियस जोन को, उस हजारियस एरिया को बैरिकेड करना, फेंसिंग करना, दैट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो आता है क्वेश्चन कि बैरिकेड करेंगे तो किस किस टॉपिक से कर सकते हैं हम लोग। अगर टॉपिक के बारे में बात की जाए, किस टॉपिक पे कर सकते हैं बैरिकेड सिस्टम, या किस किस चीज़ से कर सकते हैं हम बैरिकेड फेंसिंग सिस्टम। टॉपिक एक और देखा जाए तो बैरिकेड सिस्टम को 2 भाग में बांटा जाता है और वो पहला भाग होता है हार्ड बैरिकेड और एक होता है सॉफ्ट बैरिकेड। इसको 2 भागों में अगर बांट दिया जाए तो फर्स्ट को कहा जाएगा हार्ड बैरिकेड, हार्ड, और दूसरा को कहा जाएगा सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब, हार्ड का मतलब यहाँ पे टाइट या ढीला से कुछ मतलब है नहीं। सॉफ्ट का मतलब होता है नॉर्मल किसी हजारियस जोन को हम वार्निंग या प्रोविजन साइनेज के रूप में वहाँ पे किसी भी चीज़ को रख देना, चाहे वो कोन हो सकता है, टैपिंग सिस्टम होता है, फ्लैगर हो सकता है। उस एरिया को इंडिकेट कर देना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क चल रहा है, लेकिन हमें उस एरिया, उस जोन में काम कर रहे हैं जहाँ पे बड़ा व्हीकल आने की संभावना होती है। जैसे ट्रक, जैसे वॉकवे, जैसे रोड होते हैं, रोड के किनारे अगर वर्क चल रहा है तो उस जगह पे ट्रक्स, गाड़ियाँ, तरह तरह के जो व्हीकल्स होते हैं छोटे बड़े, उन सब का आवागमन होता है। और उस बैरिकेड सिस्टम को हम लोग वहाँ पर जब बनाएंगे तो उसको टाइट, मतलब बहुत ही मजबूत करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन ब्लॉकेज होते हैं, यूट्यूब जो अपना ट्यूब होता है, ट्यूब का यूज कर सकते हैं। ट्यूब स्कैफोल्ड का जो पार्ट्स होता है उसी के आकार में ट्यूब्स होते हैं, साइज के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। कहीं कहीं एस्बेस्टस से हम लोग बैरिकेड कर देते हैं। तो एस्बेस्टस जो होता है और ट्यूब होता है और कंस्ट्रक्शन ब्लॉकेज होते हैं, ये बैरिकेड सिस्टम के एक अहम पार्ट्स होते हैं। तो बैरिकेड्स को हार्ड बैरिकेड बोलेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे आप पिक में देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो स्कैफोल्ड ट्यूब के माध्यम से हमने जो बैरिकेड किया हुआ है और यहाँ बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन ब्लॉकेज कर दिए हैं, ये उस क्षेत्र में लगाते हैं जहाँ पे व्हीकल का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। उस व्हीकल का, जहाँ पे मेजर व्हीकल हो, बड़ा व्हीकल हो, दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिस जगह पर ऐसी संभावना नहीं हो, ऐसी कोई भी जगह, तो बैरिकेशन में आपने देखा कि हार्ड बैरिकेड्स के अगर देखा जाए किस किस चीज़ से बैरिकेड्स कर सकते हैं, तो फ्लैगर हो सकता है, आपके पास वो टैपिंग सिस्टम हो सकता है, कोन हो सकता है, ट्यूब हो सकते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ब्लॉकेज हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से हम लोग बैरिकेड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बैरिकेड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि साइनेज सिस्टम भी वहाँ पे आ सकता है। तो साइनेज सिस्टम के बारे में हम जानेंगे कि सबसे पहले साइनेज सिस्टम होता क्या है और साइनेज सिस्टम कितने प्रकार का होता है। किसी भी वर्क, अगर कोई भी वर्क हो रहा है, उस वर्क पर अगर किसी भी व्यक्ति को हमको वहाँ से आने से रोकना है, वहाँ पे आने से अनऑथराइज्ड पर्सन को अगर रोकना है या किसी को इंस्ट्रक्शन देना है, तो वो हम एक फिगर के माध्यम से या रिटन मेथड्स के माध्यम से हम सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले जो पीपल्स, जो वर्कर्स हैं, उसको इंडिकेट करना चाहते हैं कि यहाँ पे समथिंग है, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। और वो फिगर या वो रिटन प्लेट देख करके समझ जाए कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है या क्या कहने की कोशिश किया जा रहा है। तो उसको रिटन या फिगर के द्वारा हम लोग समझा देते हैं उस वर्क साइट पे। तो एक साइनेज सिस्टम के माध्यम से ये सब किया जाता है। तो सबसे पहले होता है मैंडेटरी साइन के बारे में बात करें। मैंडेटरी साइन, वार्निंग साइन, प्रोविजन, फायर इक्विपमेंट साइन, सेफ कंडीशन साइन। अगर किसी एरिया में वर्क चल रहा है और वर्क, एग्जाम्पल की वर्क एट हाइट है, और वर्क एट हाइट के बारे में बात करें तो वर्क एट हाइट पे मैंडेटरी पीपी जो होता है फुल बॉडी हार्नेस होता है। तो उस क्षेत्र में, उस एरिया में जहाँ पे वर्क एट हाइट कंडीशन हो, स्कैफोल्ड हो सकता है। स्कैफोल्ड के बाद अगर जो वर्क कर रहा है तो वहाँ पे हमें उस बोर्ड पे अगर फुल बॉडी हार्नेस का फिगर को डाल करके फुल बॉडी हार्नेस लिख दिया जाए और वहाँ पे उसको रख दिया जाए, चाहे हैंग कर दिया जाए, चाहे प्लेट बना कर रख दिया जाए, चाहे किसी बोर्ड के थ्रू उसको लटका दिया जाए। अगर इस पे किसी तरह का वैसा फिगर या जो भी पीबी हमने वहाँ पे दिखाना है
तो वो हार्नेस को दिखाएंगे तो वहाँ पे वो माना जाएगा कि ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है कि आपको पहन के यहाँ पे वर्क करना है। हेलमेट का साइनेज है, अगर ये जो आपका जो ब्लू कंडीशन है, ब्लू है तो ब्लू कंडीशन अगर आता है, जो मैंडेटरी साइन का अगर कंडीशन देखा जाए तो ब्लू और वाइट होता है। और ब्लू और वाइट के अंदर अगर आपका कोई भी पीवी का फिगर है तो यहाँ पे वियर हेड प्रोटेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे हार्ड हेड पहनना है और ये मैंडेटरी है। वियर आई प्रोटेक्शंस, ये वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पे आई इफेक्ट हो सकता है, आंखों पे कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, कोई पार्टिकल जो उड़ करके आंखों में आ सकता है, कोई स्मोक या कोई फ्लेम जो आंखों में आ सकता है, वहाँ पे हमें गगल्स पहनने की चेतावनी दी जा रही है, तो ये हमारा मैंडेटरी साइन कहलाएगा। लेकिन अगर उसी को, ये मैंडेटरी हो गया, लेकिन अगर वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर कहीं भी कुछ हैजार्ड है और उस हैजार्ड्स को हम किसी को वार्न कर रहे हैं, किसी को हम बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई ये खतरा है, और आप जब भी जाएं यहाँ पे आसपास वर्क करें या जब भी इसके पास जाएं तो आप ये देख कर जाएँ कि ये खतरा है, कैसे बचना है। तो हमें इसका जो कलर कोडिंग होता है वो होता है येलो अब प्लस वाइट, और अगर मैंडेटरी का देखा जाए तो इसका होता है ब्लू अब प्लस वाइट। तो ये वार्न करता है, वार्निंग करता है, जिसको हमने बोला है चेतावनी। डेंजर, रेडिएशन रिस्क, अगर जैसे टावर होता है, टावर के एरिया में काम चल रहा है तो उस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है और जिस पे लिखा होता है रेडिएशंस या आयोनाइजेशन या नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन एरिया। तो उस एरिया को डिनोट करने का मतलब यही है कि आपको मैं वार्न कर रहा हूँ कि यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये रेडिएशन जोन है, तो यहाँ पे आएँ तो अपना आप प्रिकॉशन खुद देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी फॉलो करने के लिए मैंडेटरी पीपी के बारे में अगर बात किया गया है तो आपको फॉलो करना है। दूसरा है कि किसी क्षेत्र में किसी चीज़ को काम करने के लिए मना कर देना, बिल्कुल आइसोलेट एलिमिनेट कर देना। अगर आप जैसे आप रोड पे जाते हैं, अक्सर देखते हैं इस तरह का साइनेज आपको मिलते होंगे किसी स्कूल के सामने, किसी हॉस्पिटल के सामने, या किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे कुछ ऐसे साइन मिलेंगे और क्रॉस होंगे, तो ये प्रोविजन साइन का सिंबल होता है। तो प्रोविजन साइन का मतलब होता है किसी एरिया में निषिद्ध कर देना किसी चीज़ को। तो अगर यहाँ पे लिखा है नो एंट्री और नो एंट्री लिख करके ये बोर्ड अगर कहीं लगाते हैं तो उस एरिया में आपके लिए वहाँ पे बैन है, मतलब आपको नहीं जाना है जिस चीज़ के लिए वो। अगर कहीं लिखा कि अनऑथराइज्ड एंट्री इज प्रोहिबिटेड, अनऑथराइज्ड एंट्री इज प्रोहिबिटेड, अगर ऐसा लिख करके हम वहाँ पर ये हैंग करते हैं बोर्ड को, तो वो हमारा प्रोविजन साइन होगा। अब प्रोविजन साइन का सिंबल होता है वहाँ पर राउंड शेप होना चाहिए, उसके अंदर आप क्रॉस मारेंगे और इसका होता है रेड प्लस वाइट होता है। अब आता है कि हर कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं फायर एक्सटिंग्विशर या फायर इक्विपमेंट को दर्शाने की कोशिश की जाती है। वहाँ पे हम चाहते हैं कि एक्सटिंग्विशर यहाँ पर रखें, तो जिस एरिया में एक्सटिंग्विशर है वहाँ पे हमें बोर्ड के माध्यम से ये डिनोट करना पड़ता है कि यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है, या फायर एक्सटिंग्विशर या फायर होस, या होस मान सकते हैं, हाइड्रेंट सिस्टम मान सकते हैं। फायर इक्विपमेंट या फायर से संबंधित किसी तरह का कोई इक्विपमेंट जहाँ पे हैं उसको डिनोट करने के लिए हमें जिस साइन का यूज करना पड़ता है वो है हमारा फायर इक्विपमेंट साइन, और ये होता है येलो क्रीम प्लस रेड। और एक होता है सेफ कंडीशन ऑफ साइन। सेफ कंडीशन का मतलब होता है कंपनी के अंदर जो वेलफेयर फैसिलिटीज होता है, जैसे आप खाना, अगर हमको वहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था है तो कैंटीन का सिंबल लगाना है, शावर रूम है तो शावर रूम के बारे में बात करेंगे, हमें ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, आई वॉश स्टेशन चाहिए तो उसका सिंबल हमें लगाना पड़ेगा। तो वो होता है आपका वाइट प्लस ग्रीन, ये सेफ कंडीशन साइन होता है। तो मैंडेटरी साइन, वार्निंग साइन, प्रोविजन साइन, फायर इक्विपमेंट साइन, सेफ कंडीशन साइन, ये 5 होते हैं जो सेफ्टी साइन कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। आता है मैनुअल हैंडलिंग। आगे चल करके मैनुअल हैंडलिंग का चैप्टर बन जाता है, और मैनुअल हैंडलिंग इतना पढ़ने से आपको मैनुअल हैंडलिंग चैप्टर खत्म नहीं होगा, बट एक वे बताया है कि आप जब भी आप किसी चीज़ को उठाएं, मतलब मैनुअल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब एक वर्कर अगर किसी चीज़ को उठाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो बाई हैंड उठाने की कोशिश कर रहा है, अगर सेल्फ पावर से उठाने की कोशिश कर रहा है, उसी को मैनुअल हैंडलिंग बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर उसको उठा करके लोअर अप डाउन लेफ्ट राइट करने की कोशिश करता है और वो किसी मैन पावर के माध्यम से होता है तो उसी को हम बोलेंगे मैनुअल हैंडलिंग। तो जब भी आप किसी चीज़ को उठाते हैं, कोई भी आप अगर लोड को उठाते हैं, किसी मटेरियल को उठाते हैं, तो वहाँ पर कुछ रूल हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पर कुछ रूल का जिक्र किया है, जैसे कि जब भी आप उस लोड को उठाएं तो सबसे पहले उस लोड को जानने की कोशिश करें कि कितना वेट है ये। नो द वेट
जाने उस वेट कंडीशन को। कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्कर ऐसे काम करते हैं जो वेट को बिना जाने उसको लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, और बैक पेन या जो लोअर बैक है या अपर बैक है उसमें किसी तरह खिंचाव होता है, दिक्कत हो जाती है, इंजर्ड का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप जानें, अगर वेट आपकी ज़्यादा मतलब हैवी है तो आप गेट हेल्प इफ़ हैवी लोड्स, अगर लोड हैवी है तो आप सहायता लें किसी से। लुक वेयर यू आर गोइंग, अक्सर क्या करते हैं हम लोग अपने देखने की क्षमता से ऊपर तक हम सामान को अपने हाथों में ले लेते हैं, और अब जहाँ जा रहे हैं वो जगह दिखाई नहीं देता है, और दिखाई नहीं देने की वजह से हमें वहाँ पे एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। तो लुक वेयर यू आर गोइंग, जहाँ आप जाना चाहते हैं, जहाँ पे इस सामान को रखना चाहते हैं, वो जगह कम से कम दिखनी चाहिए। लेग्स का यूज करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्रेन का कंपेयर किया गया है बॉडी से, और बॉडी का कंपेयर ये हमारा थाई है और ये पैर है, और यहाँ पे ये बैक माना जाए तो ये बॉडी का यहाँ पे जो हाथ लटका हुआ है इसको सीलिंग माना जाएगा, और ये बूम माना जाएगा, और यहाँ पे जो है क्रेन का बॉडी पार्ट्स माना जाएगा। तो जिस प्रकार अगर क्रेन से किसी चीज़ को उठाते हैं, किसी लोड को लिफ्ट करते हैं, तो क्रेन का जो बूम होता है वो बूम जैसे डाउन नहीं हो सकता है डायरेक्टली, वो जो सीलिंग होता है सीलिंग को नीचे लाना है, तो जो हैंड का कंपेयर वो स्लिंग से किया गया है। वैसे ही आपकी जो हमारा बैकबोन होता है उसको मोड़ना नहीं है, मोड़ने के बाद अगर आप ज़्यादा हैवी लोड उठाते हैं तो डायरेक्टली मोड़ने की कोशिश करेगा, और ऐसा फ्रैक्चर का सामना हो सकता है हमें, तो फ्रैक्चर का दिक्कत आ जाएगा। इसलिए हैवी लोड उठाना नहीं है। अगर हैवी लोड उठाना है तो किसी बड़े इक्विपमेंट के सहारे उठाना है। अगर मैनुअल हैंडलिंग कोशिश कर रहे हैं करने के लिए तो आप कोई हेल्प करने वाला व्यक्ति हो उसके साथ ही, या ट्रॉली का यूज कर सकते हैं, या जनरली किसी 1-2 पर्सन का हेल्प ले लीजिए। डोंट लिफ्ट विद योर बॉडी, अपनी बॉडी के साथ नहीं उठाए। जैसे यहाँ पे कुछ बात करने की कोशिश करें कि बॉडी के साथ उठाएं, बॉडी यूज किया करना, लेग्स का करना है। लेग्स का अक्सर जिम वम करता है सब बच्चे, बहुत लोग जिम वम करते हैं, उसमें देखा कि आप डेडलिफ्ट वगैरह मारते हैं। सब डेडलिफ्ट कंडीशन में अक्सर क्या होता है कि अपने लेग्स के सहारे उस लोड को लिफ्ट करने की कोशिश करता है। अपने जो अपर बॉडी है, अपर बॉडी में जो बैकबोन है उसको मूव करने, उसको बार बार रोटेट करने की कोशिश नहीं करता है, इंजरी का सामना हो सकता है। एक्सीडेंट रिपोर्ट का मतलब था बताना। रूल है HSC इंडक्शन ट्रेनिंग का रूल है कि आप कंपनी के अंदर अगर वर्क कर रहे हैं तो अपने वर्कर अपने स्टाफ को इन्फॉर्म करना कि कहीं भी साइट पे किसी जगह पे अगर किसी तरह का नियर मिस, किसी तरह का इंसिडेंट, किसी तरह का एक्सीडेंट अगर होता है, तो एक्सीडेंट अगर हो जाए तो बड़ी मतलब वो तो बताना ही बताना है। लेकिन बहुत सारे वर्कर होते हैं इंसिडेंट हो गया है, नियर मिस हो गए हैं, लेकिन उसको इन्फॉर्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि नियर मिस और इंसिडेंट में लगभग ना के बराबर घटना माना जाएगा, और उसको लगता है कि नहीं बताएंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगले दिन वो बड़ा हादसे के रूप में आ सकता है ना, इसलिए आपको बताना है। तो कहता है कि सबसे पहले आप किसी तरह कोई घटना हो, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, या नियर मिस हो या इंसिडेंट हो, आप उसको तुरंत, चाहे वो फेटल हो, नॉन फेटल हो, LTI हो या नॉन LTI हो, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ऑल नियर मिस एक्सीडेंट विच इन्वॉल्व पर्सन इंजुरी और प्रॉपर्टी डैमेज नो मैटर हाउ माइनर मस्ट बी रिपोर्टेड टू योर सुपरवाइजर और सेफ्टी डिपार्टमेंट। सीधे बोल रहा है कि किसी तरह का कोई हादसा हो रहा है या होने की संभावना है तो ये कंसिडर नहीं करना है तो कितना छोटा कितना बड़ा है, आप तुरंत अपने डिपार्टमेंट को, सेफ्टी सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करें, और इन्फॉर्म करना ही कहलाता है एक्सीडेंट रिपोर्ट। तो रिपोर्ट करना पड़ता है। कंपनी के अंदर वर्क होते रहते, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स बीइंग अंडर द सुपरवाइजर, या किसी तरह का कोई कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम हो रहा है, और उस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम बहुत विभिन्न प्रकार के होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। उन कामों में एक आता है हॉट वर्क। अब वो बेसिक से जाएंगे हम लोग देखेंगे तो वर्क को बहुत भाग में बांट दिया गया है। कोल्ड वर्क आता है, अब हाई रिस्क प्रोसीजर आता है, हॉट वर्क आता है। तो सामान्यतः हॉट वर्क के लिए प्रिकॉशन जो होता है एक्स्ट्रा ले लिया जाता है। इसे एग्जाम्पल एक्स्ट्रा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हॉट वर्क क्या होता है, एक फ्लेम टाइप का वर्क होता है जिसके अंदर इग्नाइट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जैसे हम लोग वेल्डिंग मार रहे हैं, ग्राइंडिंग यूज कर रहे हैं, तो वेल्डिंग ग्राइंडिंग के दौरान जो स्पार्क निकलता है ना, तो वो अगर फ्लेमेबल मटेरियल से कॉन्टैक्ट में आता है, इफ द स्पार्क्स कॉन्टैक्ट विद द फ्लेमेबल मटेरियल देन गेट द फायर एंड एक्सप्लोजन, आग लगने की संभावना हो सकती है। इसलिए इसको हम एक हॉट वर्क एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मान करके इसको HSC इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर एक्स्ट्रा समझाया जाता है। तो कह रहा है कि अगर जिसमें हीट प्रोड्यूस हो, हीट एंड स्पार्क जनरेट हो, प्रोड्यूस हो, वैसे वर्क को हम हॉट वर्क बोलेंगे। वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, शिपिंग, यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यूज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन। बहुत सारे ऐसे इंजन होते हैं जो चलते रहते हैं, उसमें से स्पार्क निकलता रहता है। अगर वो स्पार्क किसी फ्लेम एबल मटेरियल से कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वहाँ पे फायर के चांसेस बनते हैं। तो फायर के चांस बनना एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट का सामना हो सकता है। इसलिए कहता है कि हॉट वर्क का स्पेशल प्रिकॉशन होना चाहिए। हॉट वर्क परमिट विल बी रिक्वायर्ड।
जब भी आप हॉट वर्क करें तो बिफोर स्टार्ट द हॉट वर्क गेट द परमिट फर्स्ट, आपको फर्स्ट परमिट लेना होगा। देन फायर प्रोटेक्शन प्रायर टू द स्टार्टिंग द वर्क बिफोर स्टार्ट द वर्क इंस्टॉल द फायरमैन विद द फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर, एक फायरमैन के साथ फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको इंस्टॉल करना उस जगह पे जिस जगह पे वर्क चल रहा है। लेकिन एक कंडीशन आता है कि यहाँ पे अगर हॉट वर्क चल रहा है तो इसका कुछ एरिया होता है, उसके पहले कुछ सेफ वर्क प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। सेफ वर्क प्रोसीजर क्या क्या फॉलो किए जाते हैं, हॉट वर्क चैप्टर में उसका क्लियरली हो जाएगा। कितना डिस्टेंस पे कितना फीट पे होना चाहिए फायरमैन, ये आपका स्पेशल चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब आपका हॉट वर्क होगा। प्रोटेक्शन प्रायर एग्जिस्टिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट है जो भी प्लांट है उसके लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए। फायर चेक विल बी कंडक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। फायरमैन की जिम्मेदारियों में आगे चलिएगा तो पढ़िएगा उसमें फायरमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फायरमैन या फायर ऑफिसर, या अगर हॉट वर्क के पास अगर फायर वॉचर है या फायरमैन है तो उस पर क्या जिम्मेदारी होती है। तो एक उसमें एक उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक शब्द आता है कि जब भी हॉट वर्क हो जाएगा तो हॉट वर्क होने के बाद 30 मिनट तक आप वहाँ पे रहिएगा और उस स्पार्क को जो प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग द हॉट वर्क उसको आपको इंस्पेक्ट करना है, पता करना है कहीं तो वो स्पार्किंग या इग्नाइट होने के चांसेस तो नहीं बना रहा है। क्योंकि अक्सर क्या होता है जो हम स्पार्क कहीं ना कहीं मिल जाता है और स्पार्क कई एक आधे घंटे 20-30 मिनट तक वो ऐसे रहेगा। अगर 20 मिनट के बाद हम चले आते हैं, 20-30 मिनट आधे घंटे के बाद अगर किसी भी फ्लेमेबल मटेरियल के पास वहाँ रखते हैं तो हो सकता है वो फायर एंड एक्सप्लोजन का चांसेस बना ले। इसलिए 30 मिनट तक वहाँ पे उस फायरमैन को या फायर वॉचर को हमको रखना है ताकि वो देखे। पोटेंशियल हैजर्ड्स, देयर आर डिफरेंट ऑफ पोटेंशियल हैजर्ड्स एग्जिस्टिंग एट द वर्क साइट। साइट पे बहुत सारे ऐसे मौजूद हैजर्ड्स होते हैं जो मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग बंद करेंगे, अभी यहाँ से स्टॉप करेंगे आज के लिए, क्योंकि ये सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट में चला जाएगा। और फोर्थ पार्ट के लिए अगर बात करें तो ये आपका आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। और नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट जो क्लास होगा वो अगले दिन, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हैजर्ड्स है, देयर आर डिफरेंट ऑफ टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स। अब साइड तो बहुत सारे हैजर्ड्स मिलते हैं, अब उसी के अंदर आ जाएगा क्रेन्स लिफ्टिंग ऑपरेशन आ जाएगा। तो यहाँ से एक अलग क्लास बनता है जो आपको फोर्थ लगभग 3 क्लास था ये HSC इंडक्शन ट्रेनिंग का, और फोर्थ क्लास जो होगा नेक्स्ट होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।